हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे। तो मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं? जो इन्फ्लेमेशन को कोज करने में रोल प्ले करते हैं उसको मीडिएटर्स बोलते हैं। अ केमिकल मीडिएटर इज एनी मैसेंजर दैट एक्ट ऑन अ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल को क्या करते हैं, एक मैसेंजर करते हैं, यानी इनके ऊपर एक्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन कोज करने के लिए। व्हेन मीडिएटर इन प्लाज्मा, जब मीडिएटर प्लाज्मा के अंदर होते हैं, आर इनएक्टिव स्टेट एंड मस्ट बी एक्टिवेटेड। वैसे देखो क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल क्या होती है, ये जैसे ब्लड वेसल है, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहते हैं। जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या होती है, ये मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो मास्ट सेल के अंदर होती हैं। तो अब मास्ट सेल क्या है, वो हमारी जो वेसल है, ब्लड वेसल है, वो नॉर्मली ऐसे उसमें फ्लो करता रहता है, लेकिन बट वो इनएक्टिव फॉर्म में फ्लो करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब क्या होता है, जब हमें इंजरी या कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, तो उसको एक्टिव फॉर्म में आना पड़ता है और तब वो इन्फ्लेमेशन अपनी शो करती हैं। तो कुछ मीडिएटर्स हैं। फर्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, ये मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द बेस्ट नो केमिकल मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज वेस्कुलर डायलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे जो जितने भी मीडिएटर्स होते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, ये जो हमारी वेसल्स होती हैं उसकी परमेबिलिटी कर देते हैं और उसी की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इट इज़ स्टोर्ड इन मास्ट सेल्स, मास्ट सेल के अंदर स्टोर होता है। मास्ट भी चाहे मास्ट हो, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ये क्या होते हैं, सारे ल्यूकोसाइड्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ये सब जो हिस्टामिन होता है, ये सब इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोमल कंपाउंड्स। दीज आर रिलीज फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। देखो यार, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इसका एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन रोल होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है वो क्या होती है, साइज़ में बहुत छोटी होती है। तो ये साइज़ में बहुत छोटी होती हैं और जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी इंजरी वगैरह होती है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे आती है एज अ आर्मी। जैसे हमारी बॉडी की आर्मी भी इसको बोला जाता है। तो ये एज अ वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन का काम करती हैं और उनको जो है इन्फेक्शन को रोकते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, ये इनकी जो डेथ है वो भी जल्दी होती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, जब किसी को पिंपल वगैरह हो जाता है, जो उसमें से वाइट कलर की जो वो पस फॉर्म में निकलती है ना, वो न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी ही होती है। एंड इंक्लूड्स द केटाइनिक प्रोटीन विच मे इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी। नेक्स्ट मीडिएटर है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जो कि एक एसिड से बनी होती है जिसको एरिकिडोनिक एसिड बोलते हैं। एंड सिंथेसिस बाय मैनी सेल्स टाइप एंड इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वेस्कुलर परमेबिलिटी है, जिसे जो भी हमने अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखा है, अटेंड किया है, उसमें हमने वेस्कुलर परमेबिलिटी के बारे में बात की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि अगर हमारी वेसल्स परमेबल हो जाए तो उसमें से क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो बाहर आएगा और फ्लूइड के साथ रेड ब्लड सेल भी बाहर आएंगे, क्योंकि जो ये मीडिएटर्स हैं ये हमारी वेसल्स को इतना परमिएबल कर देती हैं कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो भी वेसल्स से बाहर आ जाते हैं। तो जब ब्लड बाहर आएगा तो ब्लड क्या होता है, वॉर्म होता है। तो वॉर्म होने के कारण वहाँ पे जो जहाँ पे हमें इंजरी या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे सूजन भी आएगी और स्वेलिंग आने के साथ साथ वहाँ पे रेडनेस भी होगी, क्योंकि वहाँ पे रेड ब्लड सेल का जो एक्यूमुलेशन हो चुका है। और रेड ब्लड सेल में क्या होती है, हीट, एक तरह से हीट भी वहाँ पे फॉर्म होगी और इन्हीं की वजह से पेन, जो ये केमिकल्स हैं, ये मीडिएटर्स है, ये भी पेन भी कॉज करेंगे। तो नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुड हीलिंग। देखो जो वुड हीलिंग होता है, वुड हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स क्या होते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं अपने वुड हीलिंग शो करने के लिए। और डायनेमिक प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक ना रुकने वाली प्रोसेस है, उसमें एक के बाद दूसरा केमिकल रिलीज होता है और उसके बाद क्या होता है, अपना एक्शन शो करते हैं।
वुड इज़ डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ कट। जब हमें कोई कट लगता है तो उसको एज अ डिफाइन कर सकते हैं कि वो वुड है। अगर इंजरी भी हो जाए तो भी उसको हम वुड बोलते हैं। विच ब्रेक्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। Wound healing is defined as a repair and regeneration of damaged tissue due to any type of injury। जब वुड में क्या होता है, उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमें कट लगा है कहीं पे भी, तो उसको भरने में, जैसे बोलते हैं ना घाव भरना, तो उस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब तक हमारे चोट ठीक नहीं होगी, वो जो वहाँ पे सेल्स के रिपेयर नहीं होंगे, तब तक हमारी जो वुड है वो ठीक नहीं होगी। नाउ अब बात करते हैं फेसेस ऑफ वुड हीलिंग। These are basically 4 phases of wound healing. First है homeostasis, inflammation, proliferation and granulation, remolding and maturation। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हीमियोस्टेसिस के हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है। इट बीइंग जस्ट आफ्टर एन इंजरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग। In this step, body activates the blood clotting system that blocks the blood loss. Blood clotting occurring by the vasoconstriction and accumulation of platelets on the site of injury। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला फेज होता है और जो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको रिलीज़ कराने में, ये जो हीमोस्टेसिस है, इस प्रोसेस में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो वैस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म करते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उस साइड पर जहाँ पे इंजरी हो रखी होती है वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये एक सेकेंड फेज है और सेकेंड फेज ऑफ द वुड हीलिंग। और डिफेंसिंग फेज फोकस ऑन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको किल करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है अर्ली इन्फ्लेमेशन एंड लेट इन्फ्लेमेशन। ड्यूरिंग अर्ली इन्फ्लेमेशन फेज WBCs स्पेशल न्यूट्रोफिल्स मैंने पहले भी मैं आपको बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं एज कम्पेरेटिव टू अदर सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज होती है उसमें स्पेशल जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है 24 to 28 आवर्स के अराउंड होता है। ड्यूरिंग लेट इन्फ्लेमेशन फेज WBC स्पेशली मैक्रोफेज कंटिन्यूज डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड क्लीनिंग डिब्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया और जो हमारा वायरस होता है, मैक्रोफेज क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं, जितने भी वहाँ पे अनवांटेड मटेरियल होता है उसको भी वहाँ से क्लीन कर देते हैं। एंड द सेल्स ऑल्सो सेक्रेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स दैट हेल्प इन टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, जो जैसे ये मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स को डेवलप करते हैं और वो क्या करते हैं, हेल्प जो टिश्यूज़ होते हैं उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं ताकि जो वो वुड है वो दोबारा हील हो जाए। और ये जो प्रोसेस होता है 4 to 6 डेज़ का होता है। नेक्स्ट है प्रोलाइब्रेशन एंड ग्रेजुलेशन। तो ये क्या होता है, थर्ड प्रोसेस है, ये थर्ड स्टेप है। एंड दिस स्टेज इज मेनली फोकस्ड ऑन फिलिंग द वुड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुड मार्जिन एंड कवरिंग द वुड। तो इसमें ये 3 प्रोसेस जनरली हमें पाए जाते हैं। इन दिस फर्स्ट ग्रेन्युलेटेड टिश्यू फिल द वुड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वुड को टिश्यूज से फिल किया जाता है एंड देन वुड मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आफ्टर दैट फाइनली एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट टू कवरिंग द वुड। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो वुड को कवर करना स्टार्ट करते हैं। एंड द प्रोलाइफरेशन फेज आफ्टर लास्ट दैट 20 to 25 डेज। जो ये फेस होता है ये 20 से 25 दिनों की अराउंड होता है। नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज या रिमोल्डिंग फेज।
ड्यूरिंग द मैचुरेशन फेज न्यूली फॉर्म टिश्यूज गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो मैचुरेशन में मीन्स इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है इट इज़ अ लेट फेज ऑफ द वुड हीलिंग, सबसे आखिरी का फेज है ये। एंड इन दिस फेज कोलिजन फाइबर रिकॉग्नाइज टिश्यूज रिमोल्डिंग एंड मैचुरेशन ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज। इसमें क्या होता है, आखिरी में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी जब टिश्यूज फिलिंग हो गई है, अब वुड हीलिंग होने जा रही है, उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसके वजह से जो हमारे पुराने टिश्यूज़ होते हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करने लगते हैं, और ऐसे जो हमारी वुड है वो जल्दी हीलिंग हो जाती है। बट जो हमारी वुड होती है, जो हमारी इंजरी होती है, वो इंजरी के ऊपर डिपेंड भी करती है कि कितनी बड़ी इंजरी है। अगर इंजरी बहुत बड़ी है तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, यानी 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। अगर छोटी मोटी चोट होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, यही अराउंड 6-7 महीने में वो ठीक हो जाती है। द मैचुरेशन फेज द लास्ट फ्रॉम 21 days to 2 years डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वुड। जो क्या होता है, ये 21 से या 2 साल के बीच में भी रह जाती है। वो जो मैंने बताया था, अगर हमारी चोट बड़ी है तो इसमें क्या होगा, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और ये सब कुछ डिपेंड है हमारी इंजरी के ऊपर। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, और उसके बाद ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड द कंडीशन इन विच द आर्टरीज लॉसेस हिज इलेक्सिबिलिटी एंड आर्टरीज वॉल बिकम थिकर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो जिसकी इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और जो उसकी वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कोज नैरोइंग ऑफ द वेसल। इसमें क्या होता है, हार्ड होने के कारण वो जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी जैसे अगर वो जब मोटी हो जाएंगी या उनके अंदर कुछ फंस जाएगा तो जो पाथवे है वो नैरो हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लॉस ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लड अवेलेबिलिटी फॉर ऑर्गन एज ब्लड फ्लो स्लो डाउन और गेट्स ब्लॉक। इसमें क्या होगा कि जो हमारे ऑर्गन को, देखो इस केस में क्या होगा, ये हम जैसे हमारी आर्टरीज है, इसके अंदर क्या हुआ कि अगर ये किसी दिक्कत की वजह से ये थिकर हो गई या मोटी हो गई, या इसके अंदर कुछ फ्लैट की एक्यूमुलेशन हो जाए, या आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है, या इसके अंदर क्लोटिंग भी हो सकती है, तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा पाथवे है ब्लड फ्लो का वो नैरो हो जाएगा, और यहाँ से ब्लड को जाने में दिक्कत होगी, और जब ब्लड यहाँ से नहीं आगे जा पाएगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन तक भी ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा, और जिसके वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो भी अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होगा, और जब कहीं पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती है तो उस ऑर्गन में क्या होता है, एस्कीमिया हो जाता है। एस्कीमिया किसे बोलते हैं, जब किसी ऑर्गन को या किसी हमारी बॉडी की किसी भी साइड को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है और ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से उसको एस्कीमिया बोलते हैं। एंड दिस मेक्स द ऑर्गन इस्कीमिया एज अ ब्लड सप्लाई डिक्रीज। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से एक्सकीमिया हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्सकीमिया क्या होता है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, और इसको ही एक टर्म और भी बोली जाती है हाइपोऑक्सिया। हाइपोऑक्सिया भी एक्सकीमिया का एक दूसरा या आप सिनोनियम भी कह सकते हो। एंड दिस कॉज ब्लड डिपेंड ऑर्गन आर डाई। और जो ऑक्सीजन, जब किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वहाँ का जो ऑर्गन है वो मरने लगेगा, यानी उसके सेल्स है वो डेड होने लगेंगे। एंड इन केस इफ़ द ब्लड इज़ नॉट रिस्टार्ट, अगर जो ब्लड है दोबारा रिस्टार्ट नहीं हुआ, यानी उसके पास अगर दोबारा जो ब्लड है उसके पास नहीं, ऑर्गन के पास नहीं पहुंचा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड जो हमारा ऑर्गन है उसके टिश्यू डाई होने लगेंगे। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, देखो जो ये वर्ड है ना एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो हमारी अगली यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जितनी भी डिसीज़ होती हैं वो इसकी वजह से ही होती हैं। तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना अभी,
ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑल्सो अकरिंग ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। जो मैंने ऊपर बताया था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसकी हार्डनिंग की या जो थिकर होने के कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इन एथेरोस्क्लेरोसिस द फाइब्रोफैटीज लेसन आर formed in internal living of large and नेक्स्ट है सर्टेन एसेंशियल रिस्क एंड फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे रिस्क होते हैं जैसे डाइट, जो हमारी डाइट है वो हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या हम अपनी डाइट में जो फैटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट इसमें ज़रूर पड़ता है। नेक्स्ट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन। ये सब क्या करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करता है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स। देखो इस डिसीजेस में कोई भी साइन एंड सिम्टम कोज नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर कुछ फंस जाता है जाके, या तो उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, या जो हमारा फैट है वो जम जाता है, तो उसके वजह से ज़्यादा साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। बट स्टिल एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी एस्टिमेट एंड मे बी फिगर आउट बाय द पेशेंट हेयरिंग। इसमें क्या होता है, एंजीना, सडन वीकनेस। एंजीना क्या होता है, जब हमारे चेस्ट में पेन होता है, ये एक कार्डियो सिस्टम की क्या है, डिसीजेस है, और ये हम इसको आगे ही पढ़ेंगे। एंड सडन वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी टॉकिंग। इसमें क्या होता है, जो बोलने में दिक्कत होती है। विजन लॉस, जो हमारी आइज़ होती हैं उसकी जो ब्लड का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे आइज़ हैं उसका विज़न ख़राब हो जाता है। एंड पेन वाइल वॉकिंग, चलते समय पेन होता है। और किडनी फेलियर। तो ये है क्या है, इसके थोड़े से साइन और सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी, देखो पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन का मतलब समझना होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि इस डिसीज़ के होने के कारण कितनी और डिसीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज एक कार्डियो की क्या यानी हार्ट की कोई डिसीज़ है। और इसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो हमारी आर्टरीज होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर क्या होता है, वो नैरो हो जाती हैं, या उसमें किसी तरह का क्लोट या फैट का क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्ट की टिश्यूज़ हैं वो डाई होने लगते हैं। नेक्स्ट है कोरोटाइड आर्टरी डिसीजेस, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, लास्ट वन इज क्रोनिक किडनी डिसीजेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके वजह से क्या होते हैं, ये डिसीज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन द इंडिविजुअल एंड चेक फॉर अ सिम्टम्स। इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, और क्योंकि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़्यादा शो नहीं होते। और ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड, जो हमारा स्ट्रेस टेस्ट होता है वो भी किया जा सकता है, अदर इमेजिनिंग टेस्ट एंड एंकल ब्रोंकियल इंडेक्स टेस्ट। तो अब ये क्या हो गया, अब पूरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।